तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1974 से, जहाँ एक छोटी सी बच्ची एक गाड़ी को अपने घर के बाहर रुकता देखती है। बच्ची हैरान होकर बाहर जाती है ये देखने की आखिर कौन आया है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। अचानक उसे घर के पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ जाती है, मगर वहाँ पर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक अजीब सा आदमी आ खड़ा होता है। उसकी चाल ढाल बहुत ही डरावनी थी और वो बड़े अजीब तरीके से उससे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी खाल हद से ज्यादा सफेद थी। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। FBI एजेंट्स एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। वहीं हम एक जवान लड़की ली को देखते हैं, जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। ली एजेंट फिस्क के साथ उस क्रिमिनल की तलाश में निकलती है। एक घर को देखकर ली को अजीब सा फील होता है। वो अपने पार्टनर को बताती है कि वो क्रिमिनल इसी घर में है। पहले तो फिस्क बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करता है, कोई दरवाजा खोलकर उस पर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसका मतलब ये था कि ली की बात सच थी। उस घर में वही क्रिमिनल मौजूद था जिसका एहसास पहले ही ली को हो चुका था। ली डरकर छुप जाती है। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि वो वही बैठा है। ली फौरन उस पर गन तान देती है और उसे सरेंडर करने का ऑर्डर देती है। फाइनली वो क्रिमिनल हार मान लेता है और खुद को FBI के हवाले कर देता है। अब ली का एक स्पेशल टेस्ट लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ली के पास कुछ ऐसी मेंटल पावर्स हैं जिनकी वजह से वो उस क्रिमिनल की लोकेशन तक पहुंच पाई थी। असल में ली जिसके बारे में भी जानना चाहे, अपनी पावर्स से उसकी मौजूदगी को महसूस करके बता सकती है। इसके बाद हम ली को एक और फीमेल एजेंट और सीनियर एजेंट कार्टर के साथ कार में बैठा देखते हैं। उनकी गाड़ी एक पुराने घर के बाहर खड़ी थी। कार्टर ली को बताता है कि इस घर में कभी एक खुशहाल फैमिली रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक इस फैमिली के हेड ने अपनी वाइफ और बच्चों को कत्ल कर दिया और फिर अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। सबसे डरावनी बात ये थी कि ऐसा सिर्फ इसी घर में नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई फैमिलीज के साथ यही कहानी दोहराई गई थी। सबसे पहले हर केस में बाप अचानक पागल होकर अपनी वाइफ और डॉटर को मार डालता था और फिर आखिर में अपनी जान ले लेता था। हर क्राइम सीन पर एक अजीब सा लेटर मिलता था जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा होता, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन तमाम लेटर्स की लिखाई बिल्कुल एक जैसी थी, यानी एक ही इंसान खत लिख रहा था। हर लेटर पर लॉन्ग लेग्स लिखा होता, जिससे साफ जाहिर था कि इन सब के पीछे लॉन्ग लेग्स का हाथ है। FBI अब तक ये नहीं जान पाई थी कि लॉन्ग लेग्स आखिर है कौन, क्योंकि इतने कत्ल होने के बावजूद वो उस तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए अब वो चाहते थे कि ली अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल करके इस केस को सॉल्व करे। ली फौरन केस की सारी फाइल्स उठाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि किसी भी केस में घर के अंदर जबरदस्ती घुसने के साइंस नहीं थे, यानी हर बार फादर ही पागल होकर अपनी फैमिली को खत्म करता था। अब ट्विस्ट ये था कि हर केस में लॉन्ग लेग्स का लेटर जरूर मिलता था, लेकिन उसकी प्रेजेंस का कोई भी साइन मौजूद न होता, यानी इसके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा इंसान जो लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा था। ली जब इन सबूतों पर और गौर करती है तो उसे एक और पैटर्न समझ आता है। हर फैमिली में एक चीज कॉमन थी, हर फैमिली में 9 साल की एक बच्ची होती और उसकी बर्थडे हमेशा 14 तारीख को पड़ती थी। ली ये सब कुछ कार्टर को बताती है। अब बातें करते करते कार्टर कुछ ज्यादा शराब पी लेता है, इसीलिए ली उसे गाड़ी से घर छोड़ने जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात कार्टर की वाइफ और बेटी से होती है। कार्टर की बेटी रूबी ली को अपने रूम में ले जाती है और अपनी बर्थडे पर इनवाइट करती है। अब ली अपने घर लौटती है और सबसे पहले मॉम को कॉल करती है। यही हमें पता चलता है कि उसका भी बर्थडे करीब है, मगर तभी अचानक घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। ली डरते डरते चेक करने जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकती है, उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। घबरा कर वो फौरन अपनी गन उठा लेती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। तभी ली को फील होता है कि उसके घर के अंदर कोई मौजूद है। वो वापस अंदर आती है तो वहाँ कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक खत पड़ा था। उस खत पर लिखा था, इसे 14 जनवरी से पहले मत खोलना। और 14 जनवरी ही ली का बर्थडे था, लेकिन ली से सब्र न हुआ और उसने लिफाफा खोल लिया। उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। साथ ही वही अजीब कोड्स भी लिखे थे जो हर मर्डर फैमिली के खतों में मिले थे। बात साफ थी, ये खत भी लॉन्ग लेग्स नहीं रखा था। अब ली उन कोड्स को डीकोड करने बैठ जाती है ताकि समझ सके कि आखिर इनमें छुपा क्या है। लेकिन तभी एजेंट कार्टर का फोन आ जाता है। उसने ली को एक नए क्राइम सीन पर बुलाया था। ये सीन भी बहुत खौफनाक था। इस फैमिली को मरे हुए पूरा एक महीना गुजर चुका था और उनकी लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी। असल में इस फैमिली ने एक ट्रिप प्लान किया था और आस पड़ोस के लोगों को लगा कि वो लोग ट्रिप पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से किसी को इस बारे में पता न चल सका। यहाँ भी वही पैटर्न सामने आया। फैमिली में 9 साल की बच्ची जिसका बर्थडे 14 तारीख को पड़ता था। ये देखकर कार्टर काफी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये पैटर्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ली अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि वो कुछ दिनों तक बहुत बिजी रहेगी और अब सीधा बर्थडे पर ही मिल पाएगी। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती
बताती है, बेटा रोज गॉड से प्रेयर्स किया करो, दुआएं इंसान को बुराई और शैतान से बचाती है। मगर ली ने इस बात को हल्के में लिया और कह दिया कि उसे सब याद है, फिर फोन काट दिया। अब ली वापस अपने केस पर ध्यान देती है। वो सारे सबूतों और डेट्स को कैलेंडर में मार्क करती है। तभी उसे एक अजीब पैटर्न नजर आता है, एक उल्टा ट्रायंगल जो डेविल यानी शैतान का निशान होता है। लेकिन ये पैटर्न अधूरा था। उसे पूरा करने के लिए एक डेट मिसिंग थी और वो थी 13 तारीख, यानी आने वाले महीने की 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स फिर से एक फैमिली का मर्डर करने वाला था। ली ये सारी बातें कार्टर को बताती है और कहती है कि लॉन्ग लेग्स ने अपने खत में बार बार लिखा है कि कैमरा फैमिली को मारने में उसे सबसे ज्यादा मजा आया था। कैमरा फैमिली कुछ साल पहले मारी गई थी। इस हादसे में फैमिली हेड ने अपनी पूरी फैमिली को तो खत्म कर ही दिया था, लेकिन साथ ही एक प्रीस्ट को भी मार दिया था जो उस वक्त उनके घर पर मौजूद था। मगर फैमिली हेड की बेटी कैरी बच गई थी क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं थी। अब वो कई सालों से एक मेंटल असाइलम में रह रही है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये सब सुनने के बाद ली और कार्टर कैमरा फैमिली के पुराने फार्म हाउस पहुंचते हैं। वहाँ खोजबीन करते हुए उन्हें एक ताबूत मिलता है जिसमें एक डॉल रखी हुई थी। ये डॉल हूबहू कैरी जैसी दिख रही थी। जब उन्होंने डॉल को टेस्ट करवाया तो सामने आया कि उसे किसी ने अपने हाथों से बनाया था और उसके सर के अंदर एक मेटल बॉल लगी हुई थी जिसमें से अजीब सी वाइब्रेशंस आ रही थी। उन वाइब्रेशंस की वजह से ली को अजीब अजीब ख्याल आने लगे, उसे सांप नजर आने लगे और वो डॉल के विजन से लॉन्ग लेग्स को देख पा रही थी। डॉल को एग्जामिन करने वाला बंदा भी कहता है कि जब मैं इस डॉल को एग्जामिन कर रहा था तो मुझे बार बार अपनी एक्स वाइफ का नाम सुनाई दे रहा था। इसके बाद लॉन्ग लेग्स एक शॉप में कुछ सामान खरीदने जाता है जहाँ वो अजीब अजीब हरकतें करता है और काउंटर पर बैठी लड़की से उसकी बर्थडे डेट पूछता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे पागल कह देती है, जिस पर वो बहुत गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से चलाने लगता है। दूसरी तरफ ली और कार्टर कैरी से मिलने असाइलम जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि कैरी पिछले 20 सालों से बिल्कुल चुप थी, न किसी से कोई सवाल करती, न किसी के सवाल का जवाब देती, बिल्कुल खामोश। लेकिन कल का दिन अलग था। 20 सालों में पहली बार वो अचानक पूरी तरह नॉर्मल हो गई और बातें करने लगी। 20 सालों में पहली दफा कल कोई शख्स उससे मिलने आया था। उसने विजिटर रजिस्टर में अपना नाम ली लिखा था। ये देखकर ली और कार्टर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ली तो आज पहली बार असाइलम आई थी। इसका मतलब ये था कि कल असल में लॉन्ग लेग्स ही आया था, लेकिन नाम ली का लिखा था। ली अब कैरी से मिलती है और उससे कुछ सवाल करने लगती है, लेकिन कैरी उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नजर आता है कि कैरी के डैड ने पहले उस प्रीस्ट को मारा था और फिर अपनी ही वाइफ को भी। लेकिन ये सब हमें उस डॉल के नजरिए से दिखाया जाता है जो उस वक्त घर में पड़ी थी। ली कैरी से पूछती है कि कल उससे मिलने कौन आया था। कैरी का जवाब चौंकाने वाला होता है। वो कहती है जो भी आया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकती और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहे कि मैं तुम्हें मार दूं तो मैं फौरन तुम्हें मार दूंगी और अगर वो कहे कि मैं खिड़की से कूद जाऊं तो मैं खुशी खुशी वो भी कर दूंगी। कैरी बातचीत के दौरान एक नाम भी लेती है, मिस्टर डाउनस्टेयर्स, लेकिन ये कौन है इसका इंकशाफ अभी नहीं होता। ली फिर डॉल के बारे में पूछती है तो कैरी कहती है कि मुझे इस डॉल के बारे में सब कुछ भूल गया है जैसे तुम भूल गई हो। इसके बाद ली वापस कार्टर से मिलती है और उसे बताती है कि शायद इन डॉल्स में ही सारी गुत्थी छुपी है क्योंकि हर उस फैमिली के पास ये डॉल मौजूद थी जिन्हें बाद में बेरमी से मारा गया और हर डॉल बिल्कुल उनकी बेटी जैसी शक्ल लिए हुए थी। ली का मानना था कि ये डॉल्स किसी काले जादू या फिर किसी को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कार्टर इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता। वो उल्टा सवाल करता है कि लॉन्ग लेग्स को तुम्हारा नाम कैसे पता चला, क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। ली इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं दे पाती। तभी कार्टर उसे एक और बात बताता है। उसने ली की फाइल चेक की थी और उसमें उसकी मॉम से जुड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन मिली। दरअसल ली की 9th बर्थडे से बस एक दिन पहले उसकी मॉम ने पुलिस में एक लंबे सफेद शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जो उनके घर में घुसा था। लेकिन जब कार्टर ये बात ली से पूछता है तो ली कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। तब कार्टर ली से कहता है कि अपनी मॉम रुथ से मिलो और उनसे उस शख्स का हुलिया पूछो जो तुम्हारे घर में घुसा था। जब ली अपनी मॉम के घर पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी मॉम का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। बातचीत के दौरान रुथ अचानक उससे पूछती है क्या तुम अब भी प्रेस करती हो। इस पर ली साफ जवाब देती है नहीं, क्योंकि प्रेयर से मुझे डर लगता है। ये सुनकर रुथ जोर जोर से हंस पड़ती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रेस करने से कुछ नहीं होता। ये सुनकर ली और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पहले रुथ का गॉड और प्रेयर्स पर भरोसा बहुत गहरा था, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। थोड़ी देर बाद ली किचन में जाती है। तभी उसे बेसमेंट से एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। तभी ली को अचानक एक फ्लैशबैक आने लगता है। उसे वही डरावने सांप दिखाई देते हैं और फिर वो खुद को अपनी मॉम के साथ खड़ा
देखती है। यहाँ हमें एक छोटी ली नजर आती है और यही हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस बच्ची को हमने देखा था दरअसल वही ली थी। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अब ली अपनी मॉम से सवाल करती है कि उसके 9th बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था और वो अजीब सा आदमी कौन था जो उससे मिलने आया था, यानी वही सफेद खाल वाला आदमी। रुथ साफ जवाब देने के बजाय बात को टालती रहती है। लगता है कि उसे सब कुछ मालूम है मगर किसी वजह से बता नहीं सकती। वो बस इतना कहती है कि बर्थडे की सारी चीजें अभी भी उसके कमरे में रखी है। ली अपने पुराने कमरे में जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे उसके बचपन की खींची गई तस्वीरें मिलती है। लेकिन तस्वीरों के बीच उसे एक और फोटो मिलती है जो कि लॉन्ग लेग्स की थी। उसे देखते ही ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसे तुरंत पहचान लेती है। ये वही आदमी था जो उसके बचपन में उससे मिलने आया था। फ्लैशबैक में हमें पूरा मंजर दिखाया जाता है। जब लॉन्ग लेग्स छोटी ली के पास खड़ा था तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों बात कर रहे हो? इस पर लॉन्ग लेग्स बड़े ही अजीब अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, मुझे अंदर आने दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आने भी दो मुझे अच्छा लगेगा, मैं जितनी बार चाहूंगा आऊंगा। अब जब ली को लॉन्ग लेग्स की फोटो मिली तो वो तुरंत कार्टर के पास पहुंचती है। तस्वीर की मदद से आखिरकार पुलिस लॉन्ग लेग्स को पकड़ लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है लेकिन वो इतना कहता है कि उसे ली से मिलना है। इसके बाद वो वही बैठकर ली के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। तभी फीमेल एजेंट बताती है कि उन्हें लॉन्ग लेग्स के सामान से कई नोटबुक्स मिली है और उन नोटबुक्स में अजीबोगरीब शैतानी चीजें लिखी हुई थी। इससे साफ हो गया कि लॉन्ग लेग्स डेविल की पूजा करता है जो कि अमेरिका में लीगल है। लेकिन असली मसला ये था कि उनके पास अब तक कोई पक्का सबूत नहीं था कि सारे कत्ल उसी ने किए हैं। वो ली को तसल्ली देने की कोशिश करती है कि अब लॉन्ग लेग्स पकड़ में आ चुका है तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ली कहती है कि अभी भी लॉन्ग लेग्स का एक साथी बाहर घूम रहा है जो कोई ऐसा इंसान है जो किसी के घर में भी आसानी से जा सकता है और जिस पर किसी को शक न हो। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ट्रायंगल पूरा होने की तारीख 13 थी, यानी आज ही का दिन। इसका मतलब साफ था, आज किसी न किसी की मौत जरूर होगी। ली लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और उसे अपना बचपन याद आता है जब लॉन्ग लेग्स ने उससे कहा था कि वो मिस्टर डाउनस्टेयर्स का दोस्त है। अब ली सीधा लॉन्ग लेग्स से पूछती है, तुम्हारा साथी कौन है और ये डाउनस्टेयर्स कौन है? लॉन्ग लेग्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये सवाल अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती, वही तुम्हें सही जवाब देगी। ली गुस्से में पूछती है, इस सब में मेरी माँ का क्या लेना देना, वो कुछ नहीं जानती। इस पर लॉन्ग लेग्स हंसने लग जाता है। तभी अगले ही लम्हे लॉन्ग लेग्स जोर से चिल्लाता है, हेल साटन, यानी डेविल जिंदा है। और उसी वक्त अपना सर पूरी ताकत से टेबल पर दे मारता है। सर टकराने से उसकी नाक और जबड़ा टूट जाते हैं, खून बहता है और वही उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। उधर कार्टर बताता है कि कैरी ने भी पागल खाने से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब ली और फीमेल एजेंट रुथ से लॉन्ग लेग्स के बारे में सवाल करने उसके घर जाते हैं। ली अकेली घर के अंदर दाखिल होती है लेकिन उसकी मॉम वहाँ नहीं थी। असल में रुथ फीमेल एजेंट को मारने बाहर जा पहुंची थी। ली अभी अंदर थी कि रुथ ने फीमेल एजेंट को शूट कर दिया। ली गोली चलने की आवाज सुनती है और खिड़की से झांक कर बाहर देखती है। सामने का मंजर देखकर उसका तो दिल दहल जाता है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मॉम ने गन अब एक डॉल पर तान रखी है। वो कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया, अब वो आजाद है और तुम भी। ये कहकर वो ट्रिगर दबा देती है। डॉल का सर उड़ जाता है और उसके सर से काला धुआं निकलता है। वही काला धुआं ली के सर से भी उठने लगता है और अगले ही लम्हे वो वही गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कहानी रुथ के नरेशन के साथ एक और फ्लैशबैक के साथ खुलती है। असल में लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर था जो डेविल के लिए काम करता था। वही डेविल जिसे वो मिस्टर डाउनस्टेयर्स कहता था। उसी दिन वो ली को भी एक डॉल देने आया था जिसके सर के अंदर शैतान था। वही शैतान जो सबको पोजेस करके फैमिली हेड के हाथों मरवा देता था। उसी डॉल की वजह से ली अपनी बचपन की यादें खो बैठी थी। डेविल दरअसल ली को मारना चाहता था मगर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ली की मॉम ने डेविल से एक डील कर ली थी। डील ये थी कि अगर वो ली को छोड़ देगा तो बदले में वो लॉन्ग लेग्स की मदद करेगी। यानी असल सच्चाई ये थी कि रुथ ही इतने अरसे से लॉन्ग लेग्स की साथी थी। लॉन्ग लेग्स अलग अलग लड़कियों की हूबहू शक्ल वाली डॉल्स बनाता था और रुथ नन का रूप धरकर वो डॉल्स फैमिलीज तक पहुंचाती थी। वो घर वालों से कहती थी कि ये डॉल आपकी बेटी ने चर्च से जीती है और चर्च के नाम पर किसी को शक भी नहीं होता था। लेकिन उन डॉल्स के अंदर असल में खुद डेविल मौजूद होता था। वो फैमिली के हेड को पोजेस कर लेता था और फिर वही शख्स अपनी ही फैमिली का खून करता और आखिर में सुसाइड कर लेता। हर मर्डर सीन पर मिलने वाला लॉन्ग लेग्स का लेटर भी असल में रुथ ही रखती थी। इस तरह लॉन्ग लेग्स बिना घर में कदम रखे ही डेविल के नाम पर इंसानों की बलि देता रहा। फ्लैशबैक यही खत्म होता है। ली की आंखें उसी जगह खुलती है जहां लॉन्ग लेग सालों से डॉल्स बनाया करता था, उसके अपने घर के बेसमेंट में। तभी उसे एक फोन कॉल आती है। फोन पर एक शैतानी आवाज गूंजती है, तुम कार्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गए हो। ली को तुरंत याद आता है कि आज वाकई कार्टर की बेटी का बर्थडे है और इसका मतलब साफ था, डेविल का अगला शिकार कार्टर की फैमिली है। वो तुरंत कार लेकर कार्टर के घर पहुंचती है। वहां
पहुंचकर वो देखती है कि उसकी मॉम पहले से ही वहां मौजूद है और कार्टर की बेटी जैसी हूबहू दिखने वाली डॉल भी वही रखी है। अब डॉल का असर जाहिर होना शुरू हो चुका था। कार्टर और उसकी वाइफ दोनों का रवैया बहुत ही अजीब हो गया था। ली हर मुमकिन कोशिश करती है कार्टर को समझाने की कि उसकी मॉम ही लॉन्ग लेग्स की साथी है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर अचानक कार्टर और उसकी वाइफ किचन से केक लेने गए। तभी कार्टर अपनी वाइफ पर चाकू से हमला कर देता है और हम उसकी वाइफ की चीखने की आवाज सुन पाते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को मारने आता है, मगर मजबूरन ली कार्टर को गोली मार देती है, जिससे कार्टर की मौत हो जाती है। ये सब देखकर ली की मॉम भी अपने बैग से अचानक एक चाकू निकाल लेती है और वो सीधी कार्टर की बेटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ली अपनी ही मॉम को शूट कर देती है। उसके बाद ली उस डॉल पर निशाना लेती है, मगर तभी पता चलता है कि गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी है। वो बच्ची को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन खुद ली वही रुक जाती है और डॉल को घूरती रहती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। और तभी ली के कानों में लॉन्ग लेग्स का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गूंजता है, जो उसने इंटेरोगेशन रूम में ली के लिए गाया था, और वो बस डॉल को घूरती रहती है। वो जोर जोर से हंसते हुए सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, हेल साटन, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।